सब्सक्राइब कीजिए डबल ए क्रिएशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो आप खाते हैं उसे बनाना आसान नहीं है। इस खाने का रास्ता बहुत लंबा है। इसे खेत से लेकर आपके पेट तक की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में सैकड़ों लोगों का परिश्रम होता है, तब जाकर के आपकी थाली में रोटी तैयार मिलती है। रोटी की कीमत क्या होती है, इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। Double A Creation makes a new vision. अब बारी बारी से बताएंगे कितनी मेहनत और लागत से तैयार होती है एक रोटी। रोटी बनती है गेहूं से और गेहूं को तैयार होने में लगते हैं लगभग 140 दिन। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की दशाएं चाहिए, जैसे कि तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस जो पाला रहित होना चाहिए, भूमि उर्वरा युक्त और मैदानी होनी चाहिए जिसमें हल्की नमी हो। बुआई से पहले 3-4 बार हमें ऊर्ध्वाधर व क्षैतिजाकार जुताई करनी पड़ती है। जैविक और रासायनिक खाद भी बड़ी मात्रा में डालनी जाती है। बीजों को उपचारित किया जाता है। अब बीजों को पूरे खेत में छिटकमा विधि यानी कि छिड़क कर बोया जाता है। बीजों को मिट्टी में दबाने के लिए एक बार फिर से जुताई की जाती है।
पाटा लगाया जाता है ताकि मिट्टी की नमी को दबाया जा सके। इसके बाद सिंचाई की सुविधा के लिए क्यारियां बनाई जाती हैं। करीब एक हफ्ते बाद से गेहूं के अंकुर निकलने लगते हैं। अब यहाँ एक खतरे की आशंका होती है। यदि एक हफ्ते के अंदर तेज बारिश हो जाती है तो अब तक की मेहनत पर पानी फिर जाता है और फिर से गेहूं का बीज खरीदकर उसे बोना पड़ता है, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी की एक मोटी परत बन जाती है जिसे तोड़ने की क्षमता अंकुर में नहीं होती है। इसके बाद यदि सब कुछ ठीक रहता है तो अब सिंचाई की बारी आती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद की जाती है। ऐसे ही 20-20 दिन के अंतर पर 4 से 5 सिंचाई और की जाती है। अब बुआई से 40-50 दिन के अंदर कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनमें इस दौरान रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अब जानवरों से फसल सुरक्षा का संकट आता है, जिसके लिए किसान मचान बनाकर रखवाली करने व कटीले तारों से खेत का घेराव करने की विधियां अपनाते हैं। सर्दियों का मौसम होने के कारण पाले का संकट आता है, जिसमें फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके बचाव के लिए फसल की सिंचाई व खेत के किनारों पर धुआं किया जाता है। इसी बीच एक और संकट आता है जब फसल पकने के कगार पर होती है। बेमौसम आंधी तूफान से फसल गिर जाती है तथा गेहूं पतला, हल्का व काला हो जाता है, जिससे उत्पादन की बड़ी मात्रा प्रभावित होती है। अब पकने के बाद कटाई के वक्त ओले, आंधी व बारिश से फिर गेहूं का नुकसान होता है। इसके बाद अब फसल की खेत से हाशिया द्वारा कटाई की जाती है।
इसके बाद उन्हें छोटे छोटे गट्ठर बनाकर उन्हें बांधा जाता है। आंधी, ओले, बरसात से एक बार फिर फसल चौपट हो जाती है, काफी नुकसान हो जाता है। गेहूं में हल्कापन, कालापन आ जाता है, गेहूं की गुणवत्ता गिर जाती है। अब इन्हें थ्रेशर द्वारा कटाई की जाती है, जिसमें कई लोगों का श्रम लगता है। गट्ठरों को उठाकर थ्रेशर पर ले जाया जाता है, जहां से अंदर मशीन द्वारा उन्हें दो अलग अलग भागों में वितरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से हमें दो उत्पाद मिलते हैं, एक गेहूं और दूसरा फसल का अवशेष, जो हमें भूसे के रूप में मिलता है। भूसा जानवरों के लिए चारे के काम आता है। पशुपालक इसका उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण में इन्हें अवशेषों को जलाने से बचाती है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम करती है। यह प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है, जो तपती धूप में लोगों के पसीने छुड़ा देती है। यह बहुत ही कठिन परिश्रम होता है। यहाँ से गेहूं की सफाई होती हुई नीचे रखे बर्तन में गिरता है। इसके बाद इसे मापकर बोरियों में भरा जाता है। गेहूं को बोरियों में भरकर उन्हें सिला जाता है। शुभ
सुबह से लेकर देर रात तक की यह प्रक्रिया निरंतर तपती धूप में चलती रहती है। जिस धूल से, जिन महीन कणों से लोग बचने का प्रयास करते हैं, वहीं इस प्रक्रिया में कुछ लोगों को श्रमदान करना पड़ता है। ये काफी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बन सकते हैं। श्वास रोगों के लिए विशेषकर ये खतरनाक होते हैं। अब पशुचारे की सुरक्षा के लिए उन पर इस प्रकार के अवशेषों को डाल देते हैं ताकि हवा की वजह से वह इधर उधर फैले नहीं। इस प्रक्रिया को पूरा होते होते दिन से सांझ ढल गई। अब वक्त है इन गेहूं को ट्रांसपोर्ट करने का। अब इन गेहूं की बोरियों को भरकर उन्हें भंडारण गृहों या सीधे मंडियों या बाजारों तक पहुंचाया जाता है। अब गांवों में लोग पास के कारखानों में आटा चक्कियों से गेहूं को पिसवा कर आटा बनवाते हैं, जिसके बाद उन्हें घर में रसोई की प्रक्रिया से गुजरते हुए थाली के द्वारा आपके पेट में जगह मिलती है।
तथा शहर के लोगों के लिए अभी ये प्रक्रिया और लंबी चलती है। मंडियों से, बाजारों से गेहूं बड़ी बड़ी कंपनियों के माल गोदामों में पहुंचता है। जहां पर उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर सफाई धुलाई के बाद सूखने के लिए तथा उसके बाद उन्हें पीसने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। पिसाई की प्रक्रिया में ही बदलाव करके इसकी अन्य किस्में तैयार की जाती हैं, जैसे आटा, मैदा, सूजी, दलिया, चोकर इत्यादि। अब इसके बाद इन्हें आकर्षक ढंग से पैकेजिंग का रूप दिया जाता है। जिसके बाद इन्हें कंपनी के ट्रांसपोर्ट के जरिए सुपरमार्केट, यहाँ तक कि पास की दुकान तक में उपलब्ध करा दिया जाता है। अब आप लिखे दामों पर उसे खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं। खरीद कर लाने के बाद उसे बड़े बड़े डिब्बे में बंद करके रखा जाता है तथा ज़रूरत के अनुसार पानी के साथ गूंथकर एक लुगदी बेलन की मार से वृत्ताकार तवे पर नाचती है, आग की लपटों में तपकर फूलती है, घी में डूबकर या तेल में नहाकर आपकी थाली में बैठती है। अब आपके हाथों द्वारा टूटकर छोटा सा भाग दांतों द्वारा रौंदा, काटा, फाड़ा व पीसा जाता है तथा आहार नाल से होते हुए कई अम्लों की क्रिया से जरूरी ऊर्जा आपको देता है। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग गलती करते हैं, इतनी हुई मेहनत की कद्र न करते हुए उसे थाली में छोड़कर बर्बाद कर देते हैं। आपकी थाली में आई रोटी बड़े परिश्रम से आई है, इस मेहनत को बेकार में ना जाने दीजिए। उतना ही परोसिए जितने की जरूरत हो, क्योंकि लाखों लोग भूखे रहते हैं, वह रोटी खरीद नहीं सकते क्योंकि वह महंगी है और वह उसे खरीद नहीं सकते हैं। उनकी रोटी आपकी थाली में बर्बाद हो रही है। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप ये समझ सकें कि अनाज कितनी मेहनत से इसका उत्पादन होता है। आप रुपए देकर खरीदते हैं, इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि वह आपका रुपए है, आप उसे चाहें तो बर्बाद करें, चाहें तो बचाएं। आप किसी भी चीज को रुपए से नहीं तौल सकते। कोई आदमी काम करता है तो वो जितने रुपए में उसे बेचना चाहता है, ये उसकी स्वीकार्यता है, वो उसे उतने रुपए में बेचे। किसी भी चीज की वास्तव में कीमत नहीं लगाई जा सकती। जब आप अगली बार खाना खाएं तो थाली में सिर्फ उतना ही परोसें जितना आप खा सके। हो सके तो आप सप्ताह में एक बार उपवास भी कर सकते हैं, क्योंकि देश में ना जाने ऐसे कितने ही लोग भूखे हैं जिन्हें दिन में एक वक्त भी शायद खाना नसीब नहीं होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक वक्त की ही रोटी नसीब होती है, और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से ही खाने भर का कमा पाते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो इसका मतलब आपको खर्च करने का, बर्बाद करने का अधिकार नहीं मिल जाता। यह कुदरत, यह धरती सभी की है, सभी को इस पर बराबर का हक है।
यदि आप अपनी थाली में एक भी रोटी बर्बाद करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी दूसरे की रोटी चुरा कर उसे बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे के मुंह से रोटी छीन रहे हैं। अगले वक्त ध्यान रखिएगा कि आप उतना ही खाएंगे, उतना ही खाना बनाएंगे जितना आप उसे प्रयोग में लाते हैं। दुनिया में 820 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं। ये भूख का ग्राफ हम सभी को मिलकर खत्म करना है। दिनों दिन खेती का रकबा कम होता जा रहा है और औद्योगिक कंपनियां और कृषि भूमि ये सब है, इन पर आक्रमण होता जा रहा है। औद्योगिक भूमियां बढ़ती जा रही हैं, खेत कम हो रहे हैं। तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना हमारा मकसद है और जितना उत्पादन हो जाए उसे बचाना और प्रसंस्कृत कर आगे के लिए रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा राष्ट्र धर्म है। जय हिंद। तो आइए आज आप हमारे साथ शपथ लीजिए कि आज के बाद आप भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे। उत्सवों, त्योहारों, पर्वों में होने वाले और अतिरिक्त जो भोजन बचता है, यदि उसे हम गरीब परिवारों में, बच्चों में बांटें, ना कि उसे हम बर्बाद छोड़ दें। क्योंकि आप जब बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप उनकी रोटी छीन रहे हैं, जिसकी वजह से जो उस भोजन की कीमत होती है वो बढ़ जाती है और गरीबों तक और उन भूखे लोगों तक उसकी पहुंच नहीं सुनिश्चित हो पाती है। और इसी के जरिए आपका वो कृत्य उनकी भूख और उनके निवाले को छीनता है। तो शपथ लीजिए हमारे साथ और वादा कीजिए आज के बाद आप भोजन बर्बाद नहीं करेंगे। थाली में उतना ही परोसेंगे जितना खा पाएंगे, घर में उतना ही बनाएंगे जितना खा पाएंगे, क्योंकि अन्न पर सभी का समान अधिकार है। और ये किसी एक के अधिकार की बात नहीं है कि आप कुछ मूल्य देकर उसे खरीद लें तो इसका मतलब आप उसका बर्बाद करने का आपने अधिकार ले लिया। ऐसा कतई नहीं है। सोच बदलिए और जो है इतने सारे भूखे लोग जिन्हें एक निवाला नसीब नहीं होता है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, आइए उनके लिए कुछ करें, सिर्फ भोजन की बर्बादी रोककर। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें ताकि सभी लोग जागरूक हो सके और अन्न की बर्बादी रोकी जा सके। क्योंकि अन्नदाता कितनी मेहनत से उगाता है, कितनी कमर तोड़ मेहनत होती है, आपने भी देखा इसके जरिए। और बहुत कुछ हम दिखा भी नहीं पाए, ऐसे बहुत से चरण होते हैं जो शायद हम इस वीडियो में नहीं समाहित कर। तो उस मेहनत को यदि आपको सलाम करना है, उस मेहनत को अगर वाकई में आपको शुक्रिया अदा करना है, तो भोजन की बर्बादी रोक कर कीजिए। नमस्कार।